Namaskaram and good morning all. Today we are discussing retirement benefit component of income from salary. This component looks difficult in the first round, but if you study it very well at beginning only, यहाँ पे हम लोग जो classroom में करेंगे, I'll go little slow here, even though you people have done it already, but still I'll go slow. I wanted to teach you from the scratch to the top. एकदम पूरा बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम करके रहेंगे. And we have to conclude this chapter in classroom only. There is no homework kind of concept. Yes, you have to revise at your home. That is another part. But understanding का आप ऐसे मत सोचो कि नहीं मैं बाद में इसको पढ़ के I will try to understand. You must understand all the concept in classroom itself. At least 3 out of 5 you have to understand here itself. क्योंकि this takes unnecessarily extra time if you try to do at your own. So with faculty only you have to understand it. So that's a part one. So let us start with the gratuity or retirement benefits, or why retirement benefits are there. If I talk about lifespan of an employee, okay, I'm not talking about people who switch from one job to another job. I'm not talking about people who wanted to pursue as a businessman, as a professional. I'm talking about a lifespan of employee. मान लेते हैं कि वो एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी बर्थ से एक 75 इयर्स तक उसकी लाइफ है. लेट अस अज्यूम 75 इयर्स तक उसकी लाइफ है. इसमें का ऑन एन एवरेज कितना टाइम चले जाता है टू गैदर बेसिक एजुकेशन टू बिकम एलिजिबल टू गेट अ बेटर जॉब. उसमें आपका ग्रेजुएशन नहीं आता. लेट अस कंसीडर योर एज ओनली. ऑन एन एवरेज आपका कितना एज निकल जाएगा सीए में बनने तक ऑन एन एवरेज? ओके आयुष, 22 to 24. 22 to 24. चलो मैं मान लेता हूं ना थोड़ा हायर साइड पे कि 25 तक. 25 क्यों लिया सर? पकड़ लो आप 23 में सीए बन भी गए, सीए में बन भी गए, तो 2 साल आप ऐसा कंपनी में जॉब करते हो जिस कंपनी में आपको ज्यादा पे नहीं मिलता. देयर यू गैदर एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो. तो सीए में बनने के बाद भी 2-3 साल का स्ट्रगल होता है टू रीच एट राइट प्लेस. तो लेट अस टेक 25 इयर्स एज अ बेसिक टाइम, जहां पे आपका मेजर फोकस जो होता है वो लर्निंग पे होता है. यू लर्न हियर, ठीक है ना. आप सीखते रहते हो. And then can you please tell me your retirement age on an average? When will you retire? Don't tell me government का age, your retirement age. At what age you wanted to retire on an average? जॉब ही कर रहे हो आप जिंदगी में और कुछ नहीं करोगे. 65 ज्यादा नहीं हो गया? मतलब इतने बुढ़ापे तक काम करते रहेगा? लाइफ एंजॉय कब करेगा? 55 to 60. चलो ठीक है, I'll consider 50. I don't want to go much high. अरे 20-25, अरे थोड़ा तो मतलब लाइफ एंजॉय करो. You can go up to 58, 60, 65. That is your choice. But let us talk about these 3 phases. थोड़ा इजी हो जाता है ना. 25 साल का बात करने के लिए इजी हो जाता है. This is phase 1 of your life. This is phase 2 of your life, and this is phase 3 of your life. Phase 1 is a learning phase. Phase 2 is a earning phase, and phase 3 is a retirement phase. पोस्ट रिटायरमेंट मतलब कि आप अभी रिटायर्ड हो, अभी आपको खाली लोगों की दिमाग का शॉर्ट करना है. अभी आपकी जिंदगी में और कुछ है नहीं. जो भी घर में उनको सबको सवाल पूछने हैं, उनको टॉर्चर करना है. आपका मतलब आपको पता है नॉर्मल बुड्ढे लोग कैसे होते हैं. तो दे लुक्स क्यूट बट दे आर नॉट क्यूट, ठीक है ना. वो खाली दिखते अच्छे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैक्टस के पेड़ होते हैं. दिखने के लिए क्यूट होते हैं, लेकिन नजदीक जाओ तो कांटे लगेंगे. ऐसे होते हैं कुछ बुड्ढे लोग. आई हैव एक्सपीरियंस. सो यू प्लीज टेल मी which phase of your life is the most important phase according to you. बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. मतलब ये टाइम ना सर, ये दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम. मतलब भगवान ने जो आपको आशीर्वाद दिया जिंदगी का, इसमें का ये पीरियड जो था ना, वो पीरियड में सर कुछ तो करके दिखाना चाहिए था. कौन सा पीरियड है? फेज 1, फेज 2, फेज 3? Phase 2. फेज 2.
ओके, दीप इज ऑल्सो सेइंग फेज 2। यहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं होता लाइफ क्या होती है, अचीवमेंट्स क्या होते हैं, ड्रीम क्या होता है, एम्बिशंस क्या होती है, what can you do, your capacities, your interest areas, your passion, your ambitions, ये सब यहाँ पे नहीं पता होता। रफली आइडिया होता है कि चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन टाइम लगता है पैशन और एम्बिशंस करने के लिए। यू कैन नॉट कॉल सीए में एज अ पैशन एंड एम्बिशन। वो तो एक डिग्री है, वन मोर डिग्री। अभी तक आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, टीवाई कर लिया, कर लोगे, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, फिर सीए हो जाएगा, सीए में हो जाएगा, उसके बाद और एक दो कोर्स करना है तो ये और एक दो कोर्स कर लो। दैट इज जस्ट एन डिग्री। रियल एम्बिशन बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट सेइंग, एवरी मैन हैज टू लाइफ, एवरी मैन हैज टू लाइफ एंड द सेकेंड वन बिगिंस व्हेन ही अंडरस्टैंड ही हैज ओनली वन। ठीक है ना, ऐसी बात की जाती है कि सबके लाइफ में दो जिंदगी होती है। एक जिंदगी जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको लाइफ में करना क्या है, और दूसरी तब स्टार्ट होती है जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। तो ये जो फेज है ना, ये फेज होता है रियलाइजेशन का। ठीक है ना, ये रियलाइजेशन का फेज होता है, यहाँ पे कुछ करके दिखाना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। और फेज 3 में जो होता है ना, उसमें खाली आपको भाषण देना होता है, लोगों को इंस्पायर करना होता है। यू बिकम अ स्पीकर, यू बिकम अ मोटिवेटर। आप लोगों को बोलना होता है, बताना होता है, और बता के आप पैसे कमाते हो। या तो आपकी जिंदगी बताने लायक होगी, या तो आपकी जिंदगी सफरिंग जैसे, अगर आपने खुद अपनी लाइफ को सफर किया तो आप इसके बाद भी मेक श्योर करोगे कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो सफर ही करते रहें। या तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छी जिंदगी जी होगी, तो इसके आगे भी आप लोगों को गाइड करते रहोगे, मरते दम तक गाइड करते रहोगे कि अच्छी जिंदगी कैसे जी जाती है। तो एक वो फेज आएगा आपके लाइफ में। ऑब्वियसली यू आर डिपेंडेंट इन फर्स्ट फेज, यहाँ पे भी आप डिपेंडेंट होते हो और यहाँ पे भी आप शायद डिपेंडेंट हो जाओगे। दिस इज द फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप खुद का खुद पैसा कमाते हो, खुद के खुद डिसीजंस लेते हो, तो यहाँ पे आपको फ्रीडम भी मिलता है। ये फ्रीडम शायद आपको पहले फेज में नहीं मिलेगा, थर्ड फेज में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फेज 2 में ये फ्रीडम आपका होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि आप अगर किसी कंपनी को पूरी अपनी जिंदगी का मोस्ट क्रूशियल टाइम, अपने लाइफ का 25 to 30 इयर्स मोस्ट क्रूशियल टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन को दोगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, है कि नहीं है? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो इस पीरियड में तो उन्होंने आपको दिया सैलरी क्योंकि आपने काम किया। इस पीरियड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इस पीरियड में तो क्योंकि आप जॉब कर रहे थे तो भी आप उस सैलरी दे रहे थे। हाँ, वो लोग रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं कर सकते कि आपने बचपन से पढ़ाई वगैरह की है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जितनी ज्यादा आपने पढ़ाई की होगी उतनी ज्यादा आपको सैलरी दी होगी, तो उसका हमने अप्रिसिएशन करके पहले से ही रखा हुआ है। मैं बता रहा हूं कि आपका रिटायरमेंट होने के बाद भी मरते दम तक इस कंपनी का आपके तरफ कुछ तो ऑब्लिगेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस कंपनी के लिए काम नहीं किया होता, अगर आपने खुद के लिए काम किया होता, मैं बता रहा हूं कि अगर खाली आप अभी कोकन में हो, आपने खाली कहीं से खेती लेके अगर उसके ऊपर पेड़ भी लगा दिए होते ना इतने 25 साल में, तो अभी आप बैठ के उसके फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स मतलब खाली फ्रूट्स खाने की बात नहीं कर रहा, फ्रूट्स बेच के पैसे कमाने की बात कर रहा हूं। इवन अ बेसिक थिंग, आप जहां इन्वेस्ट करोगे वहां से पैसे निकलेंगे। अगर आपने 25 साल बिजनेस किया होता तो आज बिजनेस ग्रो होके बिजनेस स्टेबलाइज हो जाता। 25 साल का बिजनेस बड़ा पीरियड, बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है ना। आपने अपने साथ और 10 लोगों का करियर चेंज किया होता, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जॉब करूंगा। जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उस कंपनी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी पर्सन ने अपनी लाइफ मुझको दे दी है, तो वो जब तक जिंदा है तब तक मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करते रहूं। ये जो ऑब्लिगेशन हमने रखा हुआ है ना, इसको अकाउंट्स में हैंडल किया जाता है AS 15 में। आपने AS 15 गलती से सुना है, पढ़ा है? आपके सिलेबस में, इंटर के तो सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आता है AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नहीं सुना होगा, जाने दो, ठीक है ना। तो ये AS 15 में यहाँ पे कंसिडर होता है अकाउंट्स में, और हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेच्युटी। सर ग्रेच्युटी मतलब क्या? ग्रेच्युटी मतलब क्योंकि आपका यहाँ पे अभी दिन रिटायर हो रहा है, आपको एक 50 लाख नहीं, सारा ज्यादा हो गया, 5, 10, 25 लाख आपको मिलना चाहिए ना, थोड़ा लमसम। आप अभी यहाँ पे रिटायर हो रहे हो, आपको अच्छा लगेगा कि आप जल्दी बोलो। आज आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट है, इमेजिन करो। आज सब लोग टाटा बाय बाय आपके लिए केक वगैरह लाया हुआ है,
आप लोगों को सब गिफ्ट दे रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आके आपके हाथ में 12 लाख का चेक थमा दिया, अच्छा लगेगा ना? हेलो, आपके हाथ में हाँ। अगर आज आपका एम्प्लॉयर, आपका लास्ट डे है ऑर्गेनाइजेशन में, आपके हाथ में अगर आज आपको 12 लाख मिलता है, 12 लाख का चेक थमा दिया, तो आपको अच्छा लगेगा ना? यू विल फील हैप्पी कि यार मैंने सच में Yes. अच्छी कंपनी के साथ काम किया है, और तभी आपको पैसा मिला होगा उतना सारा, क्योंकि आपने सच में अच्छा काम किया है, ठीक है ना? अगर आपने किसी, मुझे बताओ, एक सीए में अगर अपनी अपनी जिंदगी के 25 साल अगर किसी कंपनी को देगा, तो वो कंपनी का प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स होगा, ठीक है ना? क्योंकि आप उतना काम करोगे उस कंपनी के लिए। 25 साल क्या होता है? हम लोग यहाँ पे 4-4 5-5 दिन जाके ऑडिट करके कंपनी के सिस्टम को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए डेडिकेटेड 25 इयर्स काम करोगे, तो यार डेफिनेटली उस कंपनी में प्रोग्रेस होगा। तो आपकी वो वैल्यू एडिशन है जिसके लिए आप भी कुछ डिजर्व करते हो, उसको बोला जाता है ग्रेच्युटी। पहले जमाने में ग्रेच्युटी देना वॉलंटरी एक्ट था। वॉलंटरी मतलब देना है दे दो, नहीं देना है मत दो। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने पोगा करके एक्ट बनाया, आपने सुना होगा पोगा एक्ट ना, बचपन में सुना होगा, शायद आपके सिलेबस में भी होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और उस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से आफ्टर कंप्लाइंग सर्टेन कंडीशंस ग्रेच्युटी बिकेम मैंडेटरी। लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट के पहले भी लोग ग्रेच्युटी दिया करते थे। एक लमसम पेमेंट है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, कि चलो एम्प्लॉय ने जिंदगी भर काम किया, उसको कुछ दे दो, ये हो गया ग्रेच्युटी। ये तो हो गया लमसम की बात, ठीक है ना? ये तो लमसम की बात हो गई ये। लेकिन इसके बाद में सर, इसके बाद में जिंदगी खत्म नहीं होती। यहाँ पे हर महीने आपके हाथ में थोड़े तो पैसे आने चाहिए ना, कि आप किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, अपने बच्चों के सामने, अपने स्पाउस के सामने ना, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो ना। अपनी यहाँ पे फेज 3 में अकाउंट में इतने तो पैसे है कि आपका जो मेडिसिन का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, बाय दिस टाइम आई बिलीव कि आपके पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है आपके पास। खाली आपको रेगुलर खाने पीने का पैसा चाहिए और मेडिसिन का एक्सपेंसेस होने का पैसा चाहिए। उतना तो पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए ना? जल्दी बोलो, रिकरिंग बेसिस पे। यस। यस, उसको बोला जाता है पेंशन। तो पेंशन सैलरी जैसा ही होता है, पेंशन टैक्सेबल भी होता है क्योंकि ये सैलरी जैसा ही होता है, तो इसे बोला जाता है पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, ठीक है ना? फिर आपको इस 25 इयर्स में कुछ ना कुछ पेड लीव्स मिलती है। पेड लीव समझते हो आप लोग? पेड लीव मतलब आप लीव पे रहोगे तभी भी आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग मशीन लोग नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। कभी घर में गणेशा होता है, कभी किसी की शादी होती है, कभी किसी की डेथ हो जाती है, तो यार कभी छुट्टी बिट्टी तो लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर छुट्टी का पैसा कट होना चाहिए, कुछ छुट्टी तो ऑर्गेनाइजेशन पेड लीव में देती है। यूजुअली इन अ ईयर इनकम टैक्स सेज कि 30 डेज से ज्यादा आपको नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं 30 डेज। तो अगर आपने 25 ईयर्स अगर काम किया होगा और 25 इंटू अगर मैं 30 करता हूँ एक साल का लीव, तो 750 लीव आपको मिली थी पूरे साल भर में। लेकिन क्योंकि आप डेडिकेटेड एम्प्लॉय थे तो आपने खाली 350 लीव लिया था, तो आपका अभी भी 400 लीव बाकी है। 400 लीव मतलब समझते हो, मोर देन अ ईयर। तो उसका सैलरी आपको अभी मिलेगा, उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। उसको क्या बोलते हैं? लीव इनकैशमेंट। बोलो, ये वर्ड भी समझ में आया? ये क्या क्या है? ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, तो ये ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ये तो 3 चीजें हो गए। क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे 50 लिया हुआ है। वैसे तो रिटायरमेंट एज कुछ तो 58 होता है ना गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर में तो होता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में रिटायरमेंट एज कुछ तो 58 होता है, ऐसा कुछ है ना अभी? हाँ। ये यहाँ पे आपको मैंडेटरी रिटायर होना, लेकिन आप जल्दी रिटायर हो रहे हो, जल्दी रिटायर हो रहे हो, तो जल्दी रिटायर होने का आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, उसको बोला जाता है VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कंपनी के पास कभी कभी काम होता नहीं है, जैसे अभी BSNL है हमारा। BSNL में लोग ज्यादा हो गए हैं और कस्टमर कम होते जा रहे हैं, तो उनका जो रेवेन्यू बेस है वो कम हो रहा है। क्योंकि रेवेन्यू बेस कम हो रहा है तो BSNL को अपने एम्प्लॉयज को कम करना है। अब कौन से एम्प्लॉयज को कम करना चाहेगा? ऑब्वियसली जो अभी अभी ज्वाइन हुए उनका थोड़ी ना के साथ, उनको थोड़ी ना के जॉब से निकालेगा। आप समझ रहे हो ना? जो बंदा अभी 25 ईयर्स का है, 26 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है, उसको थोड़ी ना के जॉब से निकालेंगे हम लोग। हेलो, हाँ सर। जॉब यस। से अगर निकालना ही है तो किसको निकालेंगे? अरे जो 54 का बुड्ढा है, काम नहीं करता, आता है चेयर पे बैठता है, चाय नाश्ता करता है, थोड़ी पटेली यहाँ वहाँ, इसको 4 चीजें बोल दी, उसको 4 चीजें बोल दी, उसका सैलरी भी बहुत ज्यादा होगा। एम आई राइट?
जो 50-54 में रहेगा उसका सैलरी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि अभी 30 साल से उसने काम किया कंपनी में। हाँ मतलब ये जो बुड्ढा है ये पगार ज्यादा ले रहा है, एफिशिएंसी कम दे रहा है, तो ऐसे बुड्ढे को निकालना तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। अब निकालना मतलब क्योंकि उसने इतने साल काम किया तो हम उसको ऐसे लात मार के नहीं निकालते, इंसल्ट करके नहीं निकालते, ऑनर करके, वो क्या बोलते हैं ना अपने मराठी में, शाल आणि श्रीफल देऊन, राइट। तो शॉल देके, नारियल देके, स्वीट्स देके और एक 10-15 लाख का चेक देके हम उसको निकालते हैं। तो उसको बोला जाता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम कॉम्पेंसेशन। आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, 10-12 लाख रुपया दिया जाएगा, तो आपको खुशी 10-12 लाख मिलता है काम पे नहीं आने का। इजंट इट वंडरफुल। आप अगले 3 साल जो जॉब करने वाले थे वो जॉब मत करो, आप घर पे बैठो, आपको उसका हम 10 से 12 लाख रुपया देने वाले अभी के अभी। अच्छा स्कीम है ना? हाँ यस। ये अच्छा स्कीम है सर। ये वीआरएस होता है। कुछ कुछ लोगों को लात मार के निकाला जाता है, ठीक है ना, लात मार के निकाला जाता है, रिट्रेंच किया जाता है, जबरदस्ती निकाला जाता है। यूजुअली वो प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है सर? रिट्रेंचमेंट मतलब होता है कि आपको जबरदस्ती फोर्सफुली निकाला गया है। अब आपको नहीं लग रहा अगर मैं या टाटा स्टील अगर 10,000 एम्प्लॉयज को, टाटा स्टील अगर कल 10,000 एम्प्लॉयज को लात मार के निकालेगा, 10,000 एम्प्लॉयज को, तो आपको नहीं लग रहा ये 10,000 एम्प्लॉयज को जिनको लात मार के निकाला हुआ है वो लोग आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, रास्ता रोको आंदोलन, कुछ तो कर सकते हैं ना? हाँ तो ये ना हो, ये ना हो करके हम उनको क्या करते हैं, लात मारने से पहले हम उसको 5-6 लाख का चेक दे देते हैं कि तुमको निकाला जा रहा है, लेकिन सुनो तुमको 5-6 लाख का चेक देके निकाला जा रहा है। अब करेंगे क्या आंदोलन? नहीं। नहीं। तुम पैसे देके उनको निकालो तो उनको कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन वो होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है, ये एक्ट नहीं, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि डिस्प्यूट ना हो करके आप अगर एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो तो गिव देम सम कॉम्पेंसेशन एंड देन थ्रो देम आउट द कंपनी। तो वो लोग कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के साथ कर लेंगे उस पैसे के साथ, या तो जॉब कर लेंगे, चाइनीज का गाड़ी चालू कर देंगे, होटल खोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे यार, या किसी और कंपनी में जॉब कर लेंगे आप, लेकिन अपनी कंपनी में से निकाल रहे हो ना, तो खुशी खुशी वो जाए छोड़ के, तो उसको आप क्या कर दो, पैसे देके निकालो। तो यहां तक जो बातें हुई है, ग्रेच्युटी, पेंशन, लिव इन कैशमेंट, वीआरएस, कॉम्पेंसेशन एंड रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। और उसके बाद मैंने बोला कि हमें ना एम्प्लॉयज में सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए प्रोविडेंट फंड होता है। तो प्रोविडेंट फंड करके भी एक कॉन्सेप्ट है, पीएफ जिसको आप बोलते हैं पीएफ, ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ही पार्ट है, लेकिन ये एक्चुअली यहां से आप खुद ही सेव करते रहते हो। तो इतने कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं। उसमें का पहला कॉन्सेप्ट है ग्रेच्युटी, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है सर? ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी इज अ वॉलेंटरी पेमेंट। वैसे तो लॉ भी है ग्रेच्युटी का, लेकिन देना तो जाते हैं, मतलब लॉ जितना बोलता है उससे ज्यादा ही पे किया जाता है यूजुअली एम्प्लॉयज को। तो ग्रेच्युटी इज अ वॉलेंटरी पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन अप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। कि भाई आपने जो जिंदगी भर काम किया, आपका जो मोस्ट क्रूशियल पीरियड था आपके लाइफ का, वो हमने अपने हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रू बिकॉज ऑफ दैट। तो आपके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उसके बदले में आपको 10-15 लाख जो भी है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया जा रहा है। अगर ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द रिटायरमेंट दिया गया, सॉरी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट दिया गया, ड्यूरिंग द रिटायरमेंट नहीं, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर दिया गया तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। यूजुअली ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने कुछ अचीवमेंट कर लिया, जैसे कंपनी के 100 ईयर्स, आज 100 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, मतलब तुम नहीं थे कंपनी में 100 ईयर्स, लेकिन हमारे पास है ना टाटा स्टील वगैरह जैसी कंपनी, 100 ईयर ओल्ड कंपनीज है वो। तो कंपनी का इस साल में 100 ईयर होने वाला है, ठीक है ना, 100 ईयर होने वाला है, तो आपको नहीं लग रहा खुशी खुशी वो लोग सारे एम्प्लॉय को 2-2 लाख रुपया दे सकते हैं ऐसे ही ग्रेच्युटी? तो खुशी खुशी 2-2 लाख रुपया अगर आपने दे दिया सारे एम्प्लॉयज को, क्योंकि आपने 100 ईयर तक सर्वाइव किया, यार बहुत ही कम कंपनीज होती है जो सेंचुरीज के लिए एग्जिस्ट करती है, और आपकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, एम्प्लॉयज आपके छोड़ के नहीं जाते, बहुत ही डेडिकेटेड एम्प्लॉयज है, तो आपने अगर वो वाला ग्रेच्युटी दिया तो फुल्ली टैक्सेबल।
यूजुअली ग्रेचुटी जो मिलता है वो मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, और रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको 10-15 लाख का ग्रेचुटी मिला, उस साल में आपको सैलरी भी मिलेगा, ठीक है ना, ऑलरेडी आपका सैलरी होगा, मैं अज्यूम करता हूं आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होगा, आपका कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह होगा, डिविडेंड इनकम होगा, तो आईएफओएस भी होगा, तो आपको नहीं लग रहा ऑलरेडी आपका एक 10 लाख का मोटा मोटा इनकम हो जाएगा एट एज ऑफ 50? जो रेगुलर इनकम आपका जो था वही 10 लाख के आसपास तो होगा मिनिमम यार। 10 लाख तो शायद आपका भी शुरू में हो जाएगा, आप सीए में हो, मैं तभी की बात कर रहा हूँ 50 साल के बाद की, एट एज ऑफ 50 योर इनकम विल बी मिनिमम 10 लाख रुपीज ना, इससे ज्यादा ही होगा ना, Yes. मिनिमम पकड़ रहा हूं। इसमें अगर मैं 15 लाख की ग्रेचुटी ऐड करता हूं और ग्रेचुटी को अगर मैं टैक्सेबल रखता हूं, तो आपको नहीं लग रहा ये 15 लाख 30% पे टैक्स होगा? हाँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना इनकम होगा कि मैंने 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया होगा, और 10 लाख का लिमिट अगर मैं क्रॉस कर जाता हूं तो उसके ऊपर जो भी मिलता है वो 30% पे टैक्स होगा। आपने जिंदगी भर टैक्स दिया ही है ना, जब से आपने कमाना चालू किया तब से अभी तक टैक्स देते ही आए हो ना, 25 साल से। जैसे आपने 25 साल कमाया तो 25 साल अपने गवर्नमेंट का भी तो भला किया है। 25 years यू हैव बीन पेइंग टैक्सेस। आपके मन में एक बार तो नहीं आएगा अभी बूढ़ा हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, ये साला रिटायरमेंट का पैसा है, इसको तो छोड़ दो, ऐसा एक बार तो मन में आना चाहिए ना। हाँ तो गवर्नमेंट ने इसको छोड़ने की बात की है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बोला आपकी रिटायरमेंट पे अगर आपको पैसा मिलेगा ना, आप अभी ओल्ड एज हो, वी सल्यूट यू, वी रिस्पेक्ट यू दैट यू हैव वर्क थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू हैव बीन पेइंग टैक्सेस। ग्रेचुटी के ऊपर हम टैक्स नहीं करते सर, ग्रेचुटी को हम एग्जेम्प्ट रख देते। भले आपका इनकम है, बहुत ज्यादा इनकम है, लेकिन अपने लिए घर बना लिया, घर बना लेना, अपने लिए फार्म हाउस ले लेना, फार्म ले लेना, आपको अभी जो पोस्ट रिटायरमेंट की जो जिंदगी है ना वो खुशी खुशी जी लो, हमारा बस मन भर गया आपको देख के, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है ग्रेचुटी को हम एग्जाम रखेंगे 10-10 में, 10 क्लॉज 10 में हम एग्जाम रखेंगे ग्रेचुटी को। सर ग्रेचुटी को एग्जाम करने के 3 तरीके होते हैं, आप लोगों को तीनों तरीके पता होंगे, सुने होंगे आपने। ग्रेचुटी 10-10-1 क्लॉज 1 की अगर मैं बात करता हूँ, क्लॉज 1 की, तो 10-10 क्लॉज 1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जाम रखा गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉय होते हैं ये। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोला हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को तो यार टैक्स मत किया करो, गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट चल रही क्योंकि ये लोग हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट हमेशा फुल्ली रखने का ट्राई, फुल्ली एग्जाम रखने का ट्राई करता है। मैं आपको दूसरी एक साइड बता दूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ग्रेचुटी का अमाउंट भी कम होता है, मिलता है पक्का मिलता है, लेकिन अमाउंट कम भी होता है। तो वॉट एवर इट इज, जाने दो, उनको फुल्ली एग्जाम रखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में 2 टाइप की कंपनीज होती है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी। बड़ी कंपनी का मतलब होता है कि आपको पोगा एप्लीकेबल होता है, छोटी कंपनी मतलब आप बहुत ही छोटे हो, बहुत ही छोटे मतलब शायद आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए आपको कंपनी आपकी कंपनी को या आपकी फर्म को पोगा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, बहुत ही छोटी फर्म है। तो इन दोनों में, अच्छा ये इसको हम बोलते हैं ये रेगुलराइज है क्योंकि पोगा एक्ट एप्लीकेबल है, और ये ऐसे ही है, ये अनरेगुलराइज है, इसके ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट इन दोनों में ज्यादा बेनिफिट किसको देगा, पोगा या नॉन पोगा? इनकम टैक्स इन दोनों में ज्यादा बेनिफिट किसको देगा, रेगुलराइज कंपनी को या अनरेगुलराइज कंपनी को? पोगा, नॉन पोगा? Regularized company. बाकी लोग भी रिप्लाई दो प्लीज। रेगुलराइज कंपनी को, यस थैंक यू, डरा मत रे भाई रेगुलराइज आराम से आराम से ठीक है ना। हाँ, तो पोगा एम्प्लॉयज को सर बेनिफिट दिया जाएगा क्योंकि पोगा रेगुलराइज है, और अदर एम्प्लॉयज को थोड़ा कम बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो दोनों में क्या फर्क है, ठीक है ना। पोगा और अदर, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है पता है? पहले नंबर में, नंबर तो दोनों जगह पे 3-3 है, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड नंबर है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, यहाँ पे भी है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये तो क्वेश्चन बोलेगा। थर्ड नंबर होता है स्टैट्यूटरी लिमिट, यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी लिमिट है, दोनों जगह पे स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख और 20 लाख का है, तो ये भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दोनों में मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख का आपको एग्जम्पशन मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो डिफरेंशिएशन जो क्रिएट होगा वो फर्स्ट पॉइंट पे क्रिएट होगा।
तो इन्होंने बोला है कि पहले तो आप हमें हाफ मंथ का सैलरी निकाल के दो, तो इन्होंने हाफ मंथ का सैलरी निकाला यहाँ पे ये बोल के कि 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। मुझे बता दो एवरेज सैलरी पर मंथ, सैलरी का यूजुअल मीनिंग क्या होता है? सैलरी का यूजुअल मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, सैलरी का जनरल मीनिंग क्या होता है? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई। Basic plus DA plus turnover commission. Basic plus DA forming part of retirement Retirement plan benefit. आणि But turnover. यस यस, इतना ही है। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस टर्नओवर कमीशन। अब मुझे पूछना क्या आप लोगों को, जब मैं एवरेज बताता हूं आप लोगों को, तो एवरेज सैलरी तो 2 महीने का भी एवरेज ही होता है, 3 महीने का भी एवरेज होता है, 5 महीने का भी एवरेज होता है, 12 महीने का भी एवरेज होता है, 10 महीने का भी एवरेज होता है। एवरेज तो कितने भी महीने का हो सकता है ना। तो लॉ ने यहाँ पे 10 मंथ का एवरेज लिया हुआ है कि 10 महीने का सैलरी ले लो आप, डिवाइड बाय 12 कर, डिवाइड बाय 10 कर लेना, 12 नहीं, डिवाइड बाय 10 कर लेना, मतलब 10 महीने का सैलरी ले लेना, 10 में डिवाइड बाय 10 कर लेना। क्यों? क्योंकि रिसेंट में कभी तो इंक्रीमेंट हुआ रहेगा ना यहाँ पे। हेलो, अरे ऐसे हो सकता है ना रिटायरमेंट के 2 महीने पहले ही आपका सैलरी बढ़ गया और सब्सटेंशियली बढ़ गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला थोड़ा फेयर सैलरी रखने के लिए एक काम करो, 10 महीने का सैलरी ले लो और 10 महीने का डिवाइड बाय 10 करो। वो लेने के लिए 12 भी ले सकते थे, 15 भी ले सकते थे, क्योंकि लॉ में करे उन्होंने 10 ले लिया। 10 का मैं लॉजिक नहीं बता सकता, इससे ज्यादा 10 का इसलिए लिया क्योंकि उनका ऐसा अजम्पशन है कि 10 मंथ का सैलरी विल गिव यू अ जेन्युइन रेफरेंस। तो उनको तो आधे महीने का पगार चाहिए, तो आधे महीने का पगार कैसे निकालेंगे? एवरेज सैलरी पर मंथ डिवाइड बाय 2, ये तो आधे महीने का पगार हो गया ना। याद कैसे रखना है समझो आप, हाफ मंथ का सैलरी मुझे निकालना है ऑन एन एवरेज, हाफ मंथ का सैलरी। ये समझ में आया इतना इतना कंपोनेंट? yes, yes sir. इसके आगे उन्होंने बोला कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। मैं आप लोगों को क्या पूछता हूं, आप मुझे बता दो, 2 एम्प्लॉय पकड़ लेते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। 2 एम्प्लॉय है, मेरे लास्ट 2 चैटिंग मेरे से कौन कर रहा है, एक है आयुष और दूसरा है दीप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों के नाम लिख रहा हूं, एक दीप है और एक आयुष है। अब दीप ने ना कंपनी के लिए 35 इयर्स के लिए जॉब किया हुआ है और आयुष ने कंपनी के लिए 28 इयर्स का जॉब किया, और दोनों आज रिटायर हो रहे हैं, दोनों आज रिटायर हो रहे हैं। तुम मुझे बताओ ज्यादा ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन किसको मिलना चाहिए या ज्यादा ग्रेच्युटी भी किसको मिलना चाहिए, दीप और आयुष में? दीप को। सर दीप को ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि दीप ने ज्यादा काम किया है, दीप ने ज्यादा काम किया है। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा आपने कंपनी के लिए काम किया होगा उतना ज्यादा पीरियड का आपको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी ने अगर 12 साल के लिए काम किया तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसी ने 50 तो होगा नहीं, 40 साल के लिए काम किया लेकिन, तो उसके लिए 40 ईयर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जितना ज्यादा आपका टर्म होगा उतना। दीप, नो हार्ड फीलिंग बेटा, एग्जाम्पल है खाली, मैं बता रहा हूं। दीप ने कंपनी में खाली अकाउंटेंट करके जॉब किया है, दीप ने जो काम किया खाली अकाउंटेंट करके, एग्जाम्पल है प्लीज समझो, एक ऑर्डिनरी अकाउंटेंट करके या हेड ऑफ अकाउंटेंट करके जॉब किया हुआ है। जबकि आयुष ने कंपनी में सीएफओ का जॉब किया हुआ है, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जॉब किया है। अब बताओ, अब ज्यादा ग्रेच्युटी, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका लग रहा है आपको? एक अकाउंटेंट जो खाली जर्नल एंट्री मारता है उसका, या सीएफओ जो कंपनी का पूरा फाइनेंस मैनेज करता है उसका? सीएफओ का। तो आपके हिसाब से आपको नहीं लग रहा, भले आयुष ने कम पीरियड के लिए जॉब किया है लेकिन आयुष की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी में ज्यादा थी, तो शायद उसने कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा किया अपने एफर्ट्स का। तो इसको अभी भले इसका पीरियड कम है लेकिन इसको ग्रेच्युटी भी ज्यादा मिलना चाहिए और एग्जम्पशन भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये बात राइट है? Yes. Yes sir. तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि कौन से पर्सन ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा कंपनी के लिए, या कौन से पर्सन ने ज्यादा मेहनत की होगी कंपनी के लिए? ऐसा नहीं कि ज्यादा पीरियड आपने काम किया, अरे यार एक कोई वॉचमैन भी होगा, उसने भी कंपनी के लिए 40 साल के लिए जॉब किया होगा, वॉचमैन को थोड़ी ना कि आप ज्यादा ग्रेच्युटी दोगे क्योंकि जस्ट बिकॉज ही हैज वर्क मोर। किसने क्या काम किया वो भी मैटर करता है। तो आपको नहीं लग रहा कंपनी ने इस अकाउंटेंट का सैलरी कम रखा होगा और सीएफओ का सैलरी ज्यादा रखा होगा बिकॉज ही हैज वर्क
विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सैलरी ज्यादा होगा ना, सीएफओ का पगार ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू अकाउंटेंट या एनी अदर ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, इसलिए हम सैलरी को भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सैलरी क्यों लिया गया समझा आपको? मैंने पहला कंपोनेंट लिया सैलरी और मैंने दूसरा कंपोनेंट लिया नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जम्पशन मिलेगा, और जितना अच्छा काम करोगे उतना ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगा। जितना अच्छा काम उतना अच्छा पगार, जितना अच्छा पगार उतना अच्छा एग्जम्पशन। आपका पगार आपकी औकात डिफाइन करता है और कुछ नहीं। ओनली एंड ओनली रेम्यूनरेशन डिफाइंस योर एबिलिटी टू वर्क। जितना ज्यादा पेमेंट उतना अच्छा आप काम करते हो, ऐसा इंडस्ट्री में अज्यूम किया जाता है, विच इज ट्रू। कंपनी किसी भी ऐरे गेरे को ऐसे लाख लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का पगार नहीं देता। आप अपने माँ बाप की जिंदगी देख लो, शायद वो भी रिटायरमेंट एज तक पहुंच भी गए होंगे, अभी तक शायद उन्होंने वो पेमेंट रिसीव नहीं किया होगा जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। ठीक है ना? क्यों सर? क्योंकि उनका एबिलिटी टू वर्क उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने उतने कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को हैंडल नहीं किया है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल नहीं किया हुआ है। तो आप जितना कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करोगे, जितना डिफिकल्टीज को हैंडल करोगे, जितने चैलेंजेस को फेस करोगे, जितने ज्यादा मैच्योर्ड बनोगे, उतना ज्यादा पेमेंट लोगे, उतना ज्यादा कंपनी ग्रो होगी। जितना कंपनी ग्रो होगी उतना आपकी ग्रोथ होगी। वो यहां से पता चलता है। इसलिए दो कंपोनेंट्स को लिया है। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर कि ये दो कंपोनेंट ही क्यों लिए गए ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में। एम आई राइट? yes, सर yes. मुझे बताओ, मुझे जब हाफ महीने का सैलरी चाहिए, ऐसे मैंने जब बोला, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने 50/30 किया। लेकिन मुझे तुम बता दो, क्या सच में हम 30 डेज काम करते हैं किसी भी कंपनी में? एम्प्लॉय की नहीं। बात कर रहा हूं मैं, नहीं। No. ऑन एन एवरेज हम कितने दिन काम करते हैं बताओ ना? एक्चुअल में हम कितने दिन काम करते हैं मंथ में? मुझे इफेक्टिव 15 महीने का 26 सैलरी। 20 देखो ना, महीने में 30 दिन होते ऐसे मान लो, वो छोड़ दो, एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो छोड़ दो, 4 हफ्ते तो मिनिमम होते ही है। तो चार संडे तो बनता है, तो 26 डेज तो लेना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है ना? ऑन एन एवरेज Yes. एक दो यहाँ पे होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात हो रही है। तो मुझे तुम मैथमेटिकली बता दो ना, 15/30 इन दोनों में का बिगर नंबर कौन सा है? 15/26 और 15/30 बिगर नंबर कौन सा है? बिगर नंबर, विच नंबर इज बिगर नंबर? थोड़ा बेसिक मैथ्स, जब न्यूमेरेटर कांस्टेंट होता है तो बिगर नंबर कैसे निकलता है? इन दोनों में का बिगर नंबर कौन सा है? विच नंबर इज द लार्जर नंबर? 15/26 15/26. ऑब्वियसली ना, 15/26। अब चाहिए तो कैलसी पे करके देख लो, दिस नंबर इज बिगर नंबर। तो ये नंबर हमने सिलेक्ट किया है ग्रेच्युटी के लिए, पोगा के लिए, क्योंकि सर पोगा में 15/26 हम करते तो ज्यादा एग्जम्पशन आएगा। हम पोगा को हमेशा ज्यादा एग्जम्पशन देते हैं। मुझे बताओ, गिवन अ चॉइस, नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा मिनट खत्म होते आया है। एक काम करो, आई विल रीस्टार्ट अराउंड 7:50। ये लॉग आउट होने आया है, कंटिन्यू करके मतलब नहीं है। 7:50 को रीस्टार्ट करते हैं, एक 7-8 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, अगेन थोड़ा रिलैक्स होके फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके? हाँ.